हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हम 7th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं। हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है। आज हमारा है चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। अभी 2-3 दिन में हमारी क्लासेस नहीं चल पाई थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी से रेगुलर क्लासेस चलेगी। हमारी थ्योरी की क्लासेस है। 6th क्लास की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है, चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, किस तरह के होते हैं, वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियां, वनों के क्या उपयोग हैं, उष्णकटिबंधीय वन क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस तरीके से होता है, कहाँ पे पाया जाता है, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, विश्व का फलोद्यान किसे बोला गया है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान बोला गया। बेटा यहीं से क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि विश्व का फलोद्यान किसे बोला गया, तो यहाँ से याद रखिएगा, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक या दो क्वेश्चन, 2-3 मान लो कि क्वेश्चन आता है। टैगा क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि टैगा का क्या मतलब होता है। तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध एवं अनछुआ, या फिर टैगा वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटेली झाड़ियां, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए क्या है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से है, सवाना, कंपोस, लानोस। सवाना कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में, कंपोस ब्राजील में, वेनेजुएला में क्या है, लानोस। उसी तरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल क्या है, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको रखना होगा। ओके, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर यानी कि एमसीक्यू कराऊंगी इस चैप्टर के। तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, समझ के पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें अच्छे से समझ के पढ़ना है हमें। ठीक है, एनाकोंडा कहाँ पे पाया जाता है, क्या है, ब्राजील उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक बार डायरेक्ट आ चुका था कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा गया है, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एक एक चीज बहुत अच्छे से देखते हुए हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है, मैं पहले ही आपको ये सब बता चुकी हूँ, 6th क्लास की ज्योग्राफी में ही मैं ये सब समझा चुकी हूँ आपको कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है वैसे वनस्पति, वैसे पेड़ पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाते हैं। जैसे कि जंगल, घास स्थल, ये सब मनुष्य की सहायता के बिना नहीं, ये अपने आप उगते हैं, तो ये प्राकृतिक वनस्पति है। लेकिन जो हम पार्क बनाते हैं, हमारे आसपास जो पार्क देखने को मिलता है, या फिर हम जो खुद गार्डन बनाते हैं अपने घर में, या जो पेड़ पौधे मनुष्य लगा रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा, क्योंकि उसकी देखभाल मनुष्य कर रहा है, मनुष्य की सहायता से उगा है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, वैसी वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना उग जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है, अलग अलग तरीके की प्राकृतिक वनस्पति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे आप स्थल से ऊंचाई की ओर बढ़ते रहेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति में अंतर होता है। जो प्लेन जगह है, जैसे मैदानी भाग, वहां पे अलग तरीके के प्राकृतिक वनस्पति आपको मिलेंगे। पहाड़ों पे अलग तरीके के प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलते हैं। मरुस्थल में चले जाओ तो वहां अलग तरीके की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलते हैं। वहां जो वर्षा वन है, वहां पे अलग तरीके के प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। पेड़ पौधे जो है वो हर जगह अलग अलग तरीके को मिलते हैं। तो जो पेड़ पौधे या प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, देखिए, वनस्पति की वृद्धि एवं तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जो वनस्पति की वृद्धि है वो किस चीज पर निर्भर करती है, तापमान एवं नमी पर। ठीक है, तापमान एवं नमी पर। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वनस्पति की वृद्धि है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है, तापमान, नमी, ढाल एवं मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। परत की मोटाई जैसे कारकों पर, यानी कि मिट्टी की परत की जो मोटाई है वैसे कारकों पर भी निर्भर करती है वनस्पति की वृद्धि। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच, बहुत सारी चीजें होती हैं। पिछले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ, पहले के चैप्टर में ये सब, 7th क्लास के जो पहले के चैप्टर है उसमें मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आप चैप्टर देखकर मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट में
कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ कितने कमेंट आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप चैप्टर समझ पा रहे हैं सही से। चलिए तो हम देखते हैं आगे अब कि आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। बेटा चलिए पहले इसको हम फिर से समझते हैं कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपको आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता क्या है, या प्राकृतिक वनस्पति की जो किस चीज पर निर्भर करता है, सीधा क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो ये है कि ऑप्शन में बहुत सारे आ जाएंगे कि सिर्फ तापमान और नमी पे निर्भर करती है, तो सिर्फ नहीं है, सिर्फ तापमान और नमी नहीं है, बल्कि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई भी निर्भर करती है वनस्पति की वृद्धि। ठीक है, तो जहां पे सिर्फ होगा वहां पे आपको जरूर ध्यान देना है कि सिर्फ मोटाई, ढाल या मोटाई पे भी नहीं निर्भर करती, और सिर्फ तापमान और नमी पर भी नहीं निर्भर करती है ये जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि। ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में 2019 के सीटेट में कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें ये था कि सिर्फ उच्चावच और समुद्र से दूरी। तो सिर्फ का जहां पे आए वहां पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या है, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप सुन चुके हैं, वो सारा इसमें है या नहीं, क्योंकि सिर्फ वाले क्वेश्चन गलत होते हैं आंसर, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। क्या है? वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। ओके, वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं वन? वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में वन उगते हैं। वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल बहुत ही घने होते हैं और जानवर भी वहां पे बहुत सारे पाए जाते हैं। घास स्थल, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल उगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल उगते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा, उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा। आपको ये भी बिल्कुल याद रखना है कि जो जंगल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? उपयुक्त तापमान यानी कि सही तापमान हो और परिपूर्ण वर्षा बहुत ज्यादा हो, वहां पे जंगल उगते हैं। पेड़ पौधों के लिए जितनी वर्षा की आवश्यकता हो उतनी वर्षा हो, यानी कि पानी उतना उन्हें मिल रहा हो। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। और कांटेदार झाड़ियां कहाँ पे उगती है? शुष्क क्षेत्रों में, जहां पे बारिश बहुत कम होती है और सूखा क्षेत्र होता है, वहां पे कांटेदार झाड़ियां उगती है। आप अगर भारत में ही देखो तो जो वन है वो जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, यानी कि जो आपका भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है भारत के, वहां पे ज्यादातर वन पाए जाते हैं। और वही घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? जहां पे मध्यम कम वर्षा होती है। और कांटेदार झाड़ियां भारत के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक को हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, और समझ के आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट होते हैं जिसे रटना पड़ता है, जैसे नाम, कौन से वृक्ष है, तो वृक्ष को हम समझ के नहीं रट सकते ना। नाम तो जो वृक्षों के नाम होते हैं हम ये रट सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, सदाबहार का मतलब क्या होता है कि सदाबहार का मतलब क्या होता है कि सदाबहार हमेशा ही हरा भरा रहने वाला। सदाबहार का मतलब ये होता है ना, हमेशा ही हरा भरा रहने वाला। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हमेशा हरा भरा यानी कि घने जंगल पाए जाते होंगे, तो ये हम समझ के कर सकते हैं। लेकिन जो वृक्षों के नाम है यहाँ पे रोजवुड, आवनीस, महोगनी, इसे हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये वृक्षों के नाम है। ठीक है, जो नाम होता है या जो तिथि होती है, जो डेट होते हैं, उसे हमें याद करना पड़ता है। तो कुछ चीजें रटने की भी है, याद करने की है, और कुछ चीजें समझने की है। तो समझने वाली चीजें आप बहुत अच्छे से समझिए, रटने वाली चीजें तो आप रट ही लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, और समझने वाली चीजें भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं जानती हूँ, तभी मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश भी इसे बोलते हैं। और ये कर्क रेखा है। मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी कि मकर रेखा से कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। मकर रेखा से कर्क रेखा का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ 6th क्लास की ज्योग्राफी में ही। आप पीछे 6th क्लास की वीडियो देख के ये चीज क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ग्लोब के बारे में जो अक्षांश और देशांतर आपका क्लियर रहेगा तो आप ज्योग्राफी आगे तक पढ़ते रहोगे, आराम से सॉल्व करेंगे आप हर क्वेश्चन। तो ये चीज हर किसी का क्लियर होना चाहिए ज्योग्राफी पढ़ने के पहले।
ठीक है। तो ये क्षेत्र हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहीं पे हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो अब ये याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं वहां से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया आपका। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन घने भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन में अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या है? रोजवुड, आबनुस, महोगनी आदि। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ एक एक पॉइंट सही से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता क्या है कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज्यादा होगी, पहले भी समझा चुकी हूँ मैं। यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और वर्षा होती है, हर दिन यहाँ पे 4 घंटे बारिश होती है, 4 से 5 घंटे बारिश होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। और यहाँ पे चूंकि कभी भी सूख यानी कि सूखा मौसम नहीं होता, इसलिए यहाँ की पत्तियां नहीं गिरती हैं। यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिरती। जैसे हम दिल्ली या इसके आसपास के जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पतझड़ का मौसम आता है, पेड़ पौधे की पत्तियां जो फरवरी लास्ट से मार्च का मौसम होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र है। ठीक है, पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र है ये, जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है। लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे पाया जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास पाया जाता है। इनकी विशेषता मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, बारिश हर दिन 4 से 5 घंटे बारिश होती ही है। ध्यान से बेटा सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। और यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिराते, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है, हमेशा ही बहार होता है यहाँ। ठीक है, अब काले घने मोटी मतलब यहाँ पे इतने घने पेड़ पौधे होते हैं कि सूर्य की किरणें दिन के समय भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और यही कारण है कि यहाँ जो वैसे पेड़ पौधे ज्यादा पनपते हैं जो कि वो छाया में भी हो सकते हैं। वैसे पेड़ पौधे जिनको बिल्कुल धूप चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए, वो पेड़ पौधे यहाँ नहीं पनप सकते। यहाँ पे वैसे पेड़ पौधे ही ज्यादा पनपते हैं जो छाया में हो सकते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या है? याद रखिएगा कि यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो लकड़ियां होती है वो बहुत मजबूत होती है। आपने कई बार सुना होगा कि लकड़ियों को जो हम फर्नीचर वगैरह बनवाते हैं तो उसे पानी में छोड़ दिया जाता है काट के भी, ताकि वो और मजबूत हो। ठीक है, तो वही है, वहां पे चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में बारिश बहुत ज्यादा होती है, उन लकड़ियों को पानी बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए वहां की लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। ठीक है, दृढ़ कास्ट यानी कि बहुत ही मजबूत लकड़ियां होती है वहां की। अब यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे कौन से? रोजवुड, आबनुस, महोगनी आदि। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे। अब ये दोनों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ब्राजील में इतने बड़े सदाबहार मतलब कि जो सदाबहार वन है वो इतना विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। आपको पता है कि जो फेफड़ा है वो हमें सांस लेने में मदद करता है हमारी। तो जो सदाबहार वन है वहां से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रहा है पूरी पृथ्वी को। ठीक है, इसलिए उसे पृथ्वी का फेफड़ा बोला गया है। तो ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट पूछा गया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला गया है। सीटेट के क्वेश्चन पेपर में ये डायरेक्ट पूछा गया है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला गया है? तो किसे बोला गया है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। याद रखिएगा, पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ठीक है, अब दूसरा है एनाकोंडा। एनाकोंडा कहाँ पे पाया जाता है? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। आपने मूवी देखी होगी, इतने बड़े बड़े, उसमें तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाता है, बट ये भी है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जो ब्राजील का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वहीं पे एनाकोंडा पाया जाता है, उसके अलावा विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एनाकोंडा कहाँ पे पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, और ये बड़े बड़े जानवरों को भी मारकर खा जाता है। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बता चुकी हूं मैं आपको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं।
इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है कि साल के कुछ हफ्ते ये सारे पेड़ पौधे, यहाँ के सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मौसम होता है, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी सर्दी का मौसम होता है, कहीं गर्मी का मौसम होता है। तो जैसे ही शुष्क मौसम आता है तो पानी को संरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। देखिए ये जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष, यहाँ सबसे बड़ी जो विशेषता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की यही है कि गर्मियों मतलब कि जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में, जैसे ही सूखे का मौसम आता है, आपको मार्च का मौसम आप देखते होंगे बहुत ही सूखा अजीब सा मौसम होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जल को संरक्षित रखने के लिए। यहाँ भी दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ भी बिल्कुल औसत होती जितनी होनी चाहिए। अब यहाँ के वृक्ष कौन कौन से हैं? साल, सागवान, नीम एवं शीशम। साल, सागवान, शीशम आपको पता है कि फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है। तो यहाँ के जो वृक्ष हैं साल, सागवान, नीम एवं शीशम। अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत में जो पेड़ पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं, हम देख सकते हैं नीम का पाया जाता है, पीपल का, साग, सागवान, इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये सारे पेड़ पौधे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर है। अब चलिए फिर से हम देखते हैं एक बार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता क्या है कि यहाँ मौसमी मानसूनी वन होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है? मानसूनी वन है। ये भी अंडरलाइन कर देती हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहली विशेषता ये मानसूनी वन है। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे पानी को संरक्षित रखने के लिए, जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ये चौथी विशेषता। यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले यानी कि मजबूत लकड़ियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों पांचवी विशेषता क्या है? वृक्षों के नाम क्या है? साल, सागवान, नीम, शीशम, पीपल, इस तरह के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। 6 पॉइंट है बेटा, 6 पॉइंट आप याद कर लीजिए। क्लियर है आपका ये टॉपिक? ठीक है, अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पे पाया जाएगा? आप यहाँ पे मैं आपको ग्लोब में बता चुकी हूँ, सॉरी, यहाँ ये देखिए ये शीतोष्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, मैं पहले ये सब क्लियर कर चुकी हूँ बेटा, इसलिए कि आप बहुत अच्छे से आगे के चैप्टर के लिए आपके तैयार हो जाएंगे। शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा होता है? कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण क्षेत्र होता है। और यहीं पे शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता। कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश। अभी मैं बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच, यानी उसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं। तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में, जो समुद्र का तटीय प्रदेश होता है वहां पे पाया जाता है। कहाँ का दूसरा क्या है? दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं उत्तर पूर्वी ब्राजील में पाया जाता है। पाए जाने वाले पेड़ पौधे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस यहाँ के पेड़ पौधे हैं। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटियों पर पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। पर्णपाती वन के बारे में आपको पता है, ये अपनी पत्तियां कब गिरा देते हैं? शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे बांज, एंस, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फीजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको हिरन बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी, ये देखते हैं फीजेंट है, ये मोनाल है, जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो फीजेंट और मोनाल। चलिए इसकी विशेषता फिर से हम देखते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन पहला क्या है? जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने लगते हैं तो शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भी पर्णपाती वन है तो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप में। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है यहाँ पाए जाने वाले पेड़ क्या है? बांज, एस, बीज आदि। 5वां पॉइंट, यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु हिरन, लोमड़ी, भेड़िए आदि यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं।
दो पक्षी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कि हमने सुना है नाम, शायद वहीं पे सिर्फ पाए जाते हैं, ये क्या है, फीजेंट और मोनाल, वो वहां पे पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फीजेंट और मोनाल शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति में नींबू वंश के वनस्पति पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सीधा आया था भूमध्य सागरीय वनस्पति से कि नींबू वंश के जो वनस्पति हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, या फिर विश्व का फलोद्यान किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आया एक बार कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी आया है कि नींबू वंश के जो वनस्पति होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कि यार नींबू वंश के वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। दो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा सीटेट में आए हैं। तो विश्व का फलोद्यान भी क्या है, भूमध्य प्रदेश के फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को ही विश्व का फलोद्यान कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे फल बहुत ज्यादा होते हैं, फलों की कृषि बहुत ज्यादा होती है, इसे विश्व का फलोद्यान कहा गया है। और नींबू वंश के वनस्पति यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि खट्टे जो होते हैं विटामिन सी वाले वनस्पति यहाँ पे फल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सीटेट में। चलिए फिर से हम डिटेल से देखते हैं क्या है। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्वी में उत्तरी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वनों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे भिन्न है, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। क्या, महाद्वीप के पश्चिमी, ये जो महाद्वीप होता है पूरब इधर, पश्चिमी यहाँ, उत्तर दक्षिण, महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी यानी कि इधर और इधर ये जो किनारे होते हैं महाद्वीप के, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, इधर यहीं पे पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्या है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के प्रदेश में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ा है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म, सूक्ष्म एवं वर्षा वाली मृदु ऋतुएं होती हैं। भूमध्य सागर में कैसी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में कैसी ऋतुएं होती है, गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु ऋतुएं होती है, वर्षा एवं शीत ऋतुएं होती है। याद रखिएगा, मृदु शीत यानी कि यहाँ पे गर्म मौसम होता है, शुष्क होता है, वर्षा की ऋतु भी होती है, लेकिन ठंड कम होती है। मृदु शीत का मतलब क्या है, ठंड यहाँ पर कम होती है। इन क्षेत्रों में कौन कौन से संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है बेटा कि नींबू वंश के फल कहाँ पैदा किए जाते हैं, तो कहाँ किए जाते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। ठीक है, अब अपने अनुसार यहाँ पे क्या हो गया कि प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर लोग ऐसे फ्रूट, फल वहां पे उगाते हैं, इसलिए यहाँ पर वन्य जीवन कम है, जो जानवर है यहाँ पे कम है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बता दूं। भूमध्य सागरीय वनस्पति की फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम, रिवीजन। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पे पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया की भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं, और इसी कारण इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय वनस्पति को या भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यहाँ का मौसम गर्म, शुष्क और वर्षा वाला होता है, और ठंड यहाँ पर कम होती है। यहाँ पे नींबू वंश के फल पाए जाते हैं, जैसे संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं, यानी कि नींबू वंश के फल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ये आपका। अब है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन आप जानते हैं कि जब पहाड़ों की ओर हम जाते हैं, यानी कि ठंडे प्रदेश में जाते हैं, तो वहां शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन ऐसे पेड़ होते हैं बेटा जो कि मतलब कि तिरछे होते हैं, इस तरह के पेड़ होते हैं शंकुधारी वन में। सॉरी, मैं बना नहीं पा रही हूँ, बस याद रखिएगा कि तिरछे होते हैं शंकुधारी वन के पेड़ पौधे। और इसका रीजन क्या है कि जो हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। उच्च अक्षांश का मतलब होता है ध्रुवों की ओर, निम्न अक्षांश का मतलब होता है कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे बोले गए उसको निम्न अक्षांश बोलते हैं, और ध्रुवों को हम उच्च अक्षांश बोलते हैं। जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, बर्फ पड़ती है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, और बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहां पे। तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वहां की जलवायु के अनुसार वो अपना स्वरूप बदल चुके हैं, वो शंकुधारी होते हैं। शंकुधारी यानी कि देख रखे हैं आप, इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं। अगर घने वन, नीम, पीपल या आम जैसे पेड़ पौधे वहां पे पाए जाते तो क्या होता, बर्फ गिरने के बाद उस पे बर्फ इकट्ठा हो जाता और वो पौधे खराब हो जाते।
लेकिन शंकुधारी में क्या होता है, ये पौधे मतलब कि जो बर्फ है यहाँ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि ये शंकुधारी अगर गिरेगा तो सीधे नीचे आएगा, यहाँ से भी सीधे नीचे आएगा, इस कारण वहां के जो पेड़ पौधे हैं शंकुधारी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शंकुधारी पेड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पे या फिर उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा बोला जाता है। टैगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। टैगा क्या है? टैगा रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। आपको पता है पहाड़ों बहुत ऊंचाई पे बहुत कम लोग जा पाते हैं, इसलिए उसे क्या बोला गया है, टैगा, यानी कि अनछुआ। जो शंकुधारी वन है उसको टैगा भी बोला गया है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिपीट होते हैं सीटेट में बहुत सारे। सीटेट हो, यूपीएससी हो या फिर जो भी हो, यूपी टेट, बिहार टेट, सबके लिए जो मैं वीडियो डाल रही हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि अब कोई नया क्वेश्चन सीट जो एनसीईआरटी है उसमें जो चीजें हैं उसी से तो क्वेश्चन बन के आएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जा सकता है। हो सकता है कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कई बार उसी को घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस चीजों का, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टैगा क्या है? टैगा का मतलब होता है रूसी भाषा में अनछुआ। तो टैगा वनस्पति कहाँ पे पाए जाते हैं? शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च अक्षांश की ओर टैगा वनस्पति पाए जाते हैं। क्लियर है? ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को मतलब कि सलीमा ने देखा था अभी जो ऊपर है। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में, याद रखिएगा यहाँ पे बारिश कम होती है, ठंड ज्यादा होता है, तो इनके जो वृक्ष होते हैं इनकी लकड़ियां सॉफ्ट होती है, ज्यादा मजबूत नहीं होती, इनके फर्नीचर नहीं बनाए जा सकते। वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी जिससे अखबार पेपर बनते हैं ना, वही लुगदी बनाने में किया जाता है। टैगा यानी कि उच्च अक्षांश के जो शंकुधारी वन होते हैं या टैगा वनस्पति का उपयोग, देखिए क्या क्या बनाया जाता है इससे। अखबार, कागज बनाने के लिए आता है, इसका काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी किया जाता है। माचिस एवं पैकिंग के लिए भी किया जाता है नरम काष्ठ का उपयोग। जो टैगा वनस्पतियां होती हैं उनका उपयोग इन्हीं सब चीजों के लिए किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इससे लुगदी बनाया जाता है, अखबार, कागज, इस तरह की चीजें बनाई जाती है जो नरम काष्ठ होते हैं। इसका माचिस और पैकिंग बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, चीड़, देवदार, याद रखिएगा चीड़ और देवदार यहाँ पे पाए जाते हैं पेड़ पौधे। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर क्या है? रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। याद रखिएगा रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू नाम से भी पता चलता है कुछ अलग सा है। तो अलग कहाँ? वही अनछुए जहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अनछुआ पेड़ पौधा क्या है? टैगा। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें पाई जाती है। यानी कि जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज आपका? चलिए आगे हम देखते हैं घास स्थल। अभी हम ऊपर देख चुके थे घास स्थल क्या होता है, जहां पे बारिश कम होती है, यानी कि बारिश मध्यम बारिश होती है, वहां पे घास स्थल पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं ये और भूमध्य रेखा के दोनों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बता चुके निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल पाए जाते हैं। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में तो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाए जाएंगे? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। यह घास काफी ऊंचे 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। क्या है? ये घास जो है कितने होते हैं? 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन आता है कि सवाना घास स्थल कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आता है। सवाना घास स्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। या फिर ये भी आ जाता है कि निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है, और कई ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे घास स्थल के नाम। तो सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और अफ्रीका में पाया जाता है। याद रखिएगा अफ्रीका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और अफ्रीका में पाया जाता है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के और महाद्वीपीय के भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के घास बहुत ऊंचे होते हैं, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई होती है। शीतोष्ण घास स्थल के जो घास होते हैं वो छोटे और पौष्टिक होते हैं। पौष्टिक घास हम तो खाएंगे नहीं, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। बाइसन एक भैंस की प्रजाति है। ठीक है,
भैंस की तरह ही लगती है। तो ये सारी क्या है कि कहाँ पे पाया जाता है, शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि बाइसन कहाँ पे पाया जाता है, तो बाइसन आपका कहाँ पे पाया जाता है, शीतोष्ण घास स्थल में। अब है कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां आपको पता है कटीली झाड़ियां क्या होते हैं, कैक्टस, एलोवेरा, देख चुके हो आप, एलोवेरा तो शायद सबके घर पे ही होता है। इस तरह के पेड़ पौधों को हम कटीली झाड़ियां कहते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मतलब गर्मी बहुत तीव्र होती है और वर्षा ना के बराबर होती है, कम वर्षा होती है, वहां पाए जाने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं, कटीली झाड़ियां। अब क्या होता है, यहाँ की जो वनस्पति है बहुत लंबे समय में इन्होंने क्या किया है, पानी के वो वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या किया इन्होंने, अपने इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे कटीली झाड़ियां पाई जाती है। भारत में भी रेगिस्तान है कई, आप बता सकते हैं मुझे, तो बिल्कुल कमेंट में बताइए कि भारतीय रेगिस्तान के नाम कौन से हैं। तो ये कटीली झाड़ियां क्लियर हुआ। अब कटीली झाड़ी में पाए क्या जाते हैं, सांप, बिच्छू। आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे रेगिस्तान के बारे में बहुत दिखाता है, सांप, बिच्छू, और क्या पाए जाते हैं, गिरगिट, ऊंट। ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज ही बोला गया, तो ऊंट तो पाया जाएगा वहां पे। तो इस तरह के जीव जंतु कहाँ पे पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां यानी कि रेगिस्तानी इलाके में। ठीक है। अब है टुंड्रा। अब यह क्या, आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहां वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ठंडा होता है। बताइए वहां तो ठंडा होगा क्योंकि वहां सालों भर बर्फ जमे होते हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या जाता है, काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि ध्रुवीय प्रदेशों में काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आया है टुंड्रा के बारे में कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, या फिर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति किसे कहा गया है, तो काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियों को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा गया है। यहाँ के जो जानवर होते हैं इनके शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा हम तो स्वेटर, कंबल ये सब ओढ़ के अपनी ठंड रोक सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो जानवर होते हैं उन्हें तो बेचारों को ठंड में रहना पड़ता है। तो प्रकृति के द्वारा ही उन्हें ऐसा बनाया गया। उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और बहुत ही मोटे फर होते हैं, जो उनके रोए होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले देखिए क्या है जानवर, सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये सभी पाए जाते हैं आपके ध्रुवीय प्रदेश में। टुंड्रा वनस्पति ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है, और सील, वाल्सर, इस तरह के जीव जंतु ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। विभिन्न घास स्थल और कहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या है, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोस ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। ओके। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पेम्पास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, विल्ड दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपी मध्य एशिया में, डॉन ऑस्ट्रेलिया में। तो बेटा ये आपको याद करना होगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देखते हैं। काई, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए इसमें गलत लगा हुआ है। काई, लाइकेन आपके कहाँ पाए जाएंगे, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति हैं। ये किस तरह की वनस्पति है, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां कहाँ पे, ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है, और ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। यहाँ पे भी आ गया क्वेश्चन आपका, काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है ये, और ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। काई और लाइकेन, तो ये आपको क्लियर करना है, याद रखना है। दूसरा है कांटेदार झाड़ियां मिलती है, कहाँ मिलती है, गर्म, सूक्ष्म एवं रेगिस्तानी इलाके में। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक सामान्य जानवर क्या है, बंदर। फिर शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या है, चीड़। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया। देखिए यहीं पे है ना, स्टेपी घास स्थल मध्य एशिया में। ओके। और बेटा ये जो मिलान वाले क्वेश्चन आंसर है, मैचिंग वाले, ये आपको सॉल्व करना है। चैप्टर सुनिए अच्छे से, देखिए अच्छे से, सुन भी लीजिएगा अगर चैप्टर अच्छे से, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है उनका आंसर मेरे कमेंट में आए,